नाइनटीज, कैसे हैं आप लोग? आई होप मेरे प्यारे प्यारे छोटे मोटे से बच्चे एकदम मस्त होंगे, मेरे टिंचू मिंचू बहुत मजे में होंगे। मैम बहुत ज्यादा लिटरेचर लिटरेचर हो गया मैम, आपने बिहाइव दे दिया, हमें हमें मोमेंट्स दे दिया है। अब बारी किस चीज की है? अब बारी है उन अवेटेड सेक्शंस की जहां बच्चे को ये नहीं समझ में आता कि मैम कैसे करेंगे, फॉर्मेट क्या है, समझ रहे हो ना फॉर्मेट से क्या बोलना चाह रही हूँ। सो हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का, आपकी इंग्लिश की एजुकेटर, आप सबका वार्म वेलकम करती हूँ बेटा ऑन योर ओन चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन, जहां हम सारे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं और अनुष्का मैम थोड़ी सी सुंदरता के साथ भी पढ़ा देती हैं। वैसे तो हम सभी अच्छे हैं, तो चलो एक मजाक था जहां हम सारे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे प्यारे नाइनटीज बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे और वेट कर रहे होंगे कि भाई कब हम 10th में जाएंगे, कब हम 10th में जाएंगे। जो 10th में जाने से पहले 9th में बेस्ट स्कोर होना तो बनता है, क्योंकि आगे फिर शो ऑफ भी तो करना है कि मेरे 99 आए थे, मेरे 100 आए थे, 98 आए थे। बट इससे नीचे कुछ नहीं बात करनी है। चलिए स्टार्ट करें। तो द मोस्ट अवेटेड सेक्शंस जिनका हमें बहुत इंतजार था वो यहाँ पर आ चुके हैं, विच इज रीडिंग सेक्शन एंड राइटिंग सेक्शन। रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शंस आर हियर। रीडिंग एंड राइटिंग सेक्शन दोनों ही सेक्शंस के बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं बेटा, ठीक है जी। सबसे पहले एज आपको दिख ही रहा होगा कि यहाँ पर एक लेडी है जो कि कुछ पढ़ रही है तो डायरेक्ट मतलब है कि कुछ तो रीडिंग जाने वाला है, कुछ तो वो रीड कर रही हैं। अब जब वो रीड कर रही हैं विच इज योर सेक्शन ए, जिसको आप लोग रीडिंग सेक्शन भी बोलते हो, जिसमें आप लोग क्या करते हो बेटा, कॉम्प्रिहेंशंस करते हो, अनसेंड पैसेजेस करते हो। बस वही हमने करना है। आपने वीडियो एंड तक नहीं देखी ना, आप बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिस करने वाले हो। आप सोच भी नहीं सकते हो आई थिंक कि मैं इस वीडियो में क्या क्या लेके आई हूं आप लोगों के लिए। चलिए देखेंगे एक बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के टिप्स टू सॉल्व इन लेस टाइम। वो टिप्स दे रही हूं बेटा कि आप कम से कम समय में और क्या कर सकते हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। ये मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा, हमेशा क्या करो, क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ो। हमेशा क्वेश्चन क्या करना है, हमने सबसे पहले पढ़ना है। रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट बिफोर रीडिंग द पैसेज। जल्दी से सारे क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो। पैसेज को पढ़ने से पहले क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लो। ये आपके ब्रेन को वही चीजें दिखाने पर वो कर देता है। बेसिकली देखो बेटा, जब आप क्वेश्चंस पढ़ लेते हो आपके माइंड में क्या चलेगा, वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो जब आप पैसेज पढ़ोगे तो आप कहीं ना कहीं उन वर्ड्स को रिलेट कर पाओगे एंड देयर यू विल गेट योर आंसर्स। नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, नेक्स्ट है आपका स्किम, डोंट रीड वर्ड बाय वर्ड। यानी कि फर्स्ट रीडिंग फास्ट स्किम, फोकस ऑन टॉपिक पर फोकस करो बेटा। फोकस पर क्या करना है हमने, फोकस करना है बेसिकली हमने टॉपिक पर बेटा, ठीक है जी। मेन आइडिया ऑफ ईच पैराग्राफ, हर पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या है वो हमें देखना है। टोन कौन सी है बेटा, उसकी टोन पॉजिटिव है, पॉजिटिव पैराग्राफ है, मतलब कॉम्पोजिशन जो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है वो पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है या फिर वो न्यूट्रल है, ठीक है जी। वो हमें देखना है। वो बेसिकली आपकी टोन होती है पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। डोंट वेस्ट टाइम ऑन डिफिकल्ट वर्ड्स इन द फर्स्ट रीडिंग। पहली ही रीडिंग में ये फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो कि आपको वोकैबुलरी वर्ड्स मिल जाए या सिनोनिम्स या एंटोनिम्स ऐसा कुछ मिल जाए, ये फाइंड आउट करने की कोशिश मत करो, ठीक है जी। नेक्स्ट, अंडरलाइन की पॉइंट्स मेंटली और ऑन पेपर। बेसिकली अंडरलाइन कर लो वो की पॉइंट्स को जो आपको लगता है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप रीड कर रहे हो तो मार्क कर लो डेट्स को, कोई भी चीज आपको, डेट आपको दिख गई, नेम्स आपको दिख गए, कोई रीजंस आपको दिख गया, कोई एग्जाम्पल आपको दिख गया, कॉज इफेक्ट लाइन्स दिख गई, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो होता है, दीज आर यूजुअली आस्क्ड इन क्वेश्चंस। यूजुअली यही पूछा जाता है बेटा क्वेश्चंस में, यूजुअली यही पूछा जाता है आपका बेटा क्वेश्चन में, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, आंसर्स आर ऑलरेडी इन द पैसेज। आंसर्स बेटा ऑलरेडी आपके पैसेज में है, आंसर्स ऑलरेडी आपके कहां है, पैसेज में है। तो आउटसाइड नॉलेज को अपन को यूज ही नहीं करना। क्यों हम बाहर की नॉलेज को यूज करें जब सब कुछ हमें मिल रहा है यहाँ पे, जब हमें सब कुछ पैसेज में ही ऑलरेडी मिल रहा है, तो हम बाहर की नॉलेज को क्यों यूज करें। चलो ठीक है जी। सीबीएसई क्या चेक करता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग, नॉट इमेजिनेशंस, ठीक है। यहाँ पर कोई फिक्शनल नहीं चल रहा, फिक्शनल स्टोरीज नहीं चल रही है, राइट।
यूज द सेम वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज एज मच एज पॉसिबल। वही सेम वर्ड्स यूज करने की कोशिश करेंगे बेटा आप लोग जो कि पैसेज में ऑलरेडी गिवन है। कुछ भी आउटसाइड वर्ड्स आपको यूज करने जैसी कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज यू विल गेट ऑल द आंसर्स इन द पैसेज इटसेल्फ। ठीक है जी, चलिए लर्न टू आइडेंटिफाई क्वेश्चन टाइप्स। अच्छा, क्वेश्चन टाइप कौन कौन से आ सकते हैं? फैक्चुअल होगा, फैक्ट बेस्ड होगा, वोकैबुलरी बेस्ड होगा, इनफेरेंस होगा या टाइटल होगा। तो व्हाट टू डू, तो यहाँ पर क्या करना है? अगर फैक्चुअल है तो कॉपी एग्जैक्ट लाइन और आइडिया, एग्जैक्ट लाइन और आइडिया कॉपी कर दो। वोकैबुलरी है तो मीनिंग देखो नियर बाय वर्ड्स में, उनका मीनिंग आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इनफेरेंस है तो रीड बिटवीन द लाइन्स, लाइन्स के बीच में पढ़ो, लाइंस को बीच बीच से हर तरह से पढ़ो तो आपको यू विल गेट द आंसर। एंड टाइटल है तो चूज सेंट्रल आइडिया नॉट डिटेल्स, डिटेल्स में मत जाओ। जो वो पैराग्राफ आपसे कहना चाह रहा है बस वही आपका टाइटल होगा, बस वही मेरे बच्चे क्या होगा? आपका टाइटल होगा। नेक्स्ट, वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैक इफ अ वर्ड इज अनफेमिलियर। वोकैबुलरी क्वेश्चंस के लिए हैक एक, अगर वर्ड आपका थोड़ा सा अनफेमिलियर है तो सेंटेंस को रीड द सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर इट लुक फॉर, रीड द सेंटेंस बिफोर एंड आफ्टर इट लुक फॉर। सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ लो, एग्जांपल्स, ऑपोजिट वर्ड्स, एक्सप्लेनेशंस। यू डू नॉट नीड डिक्शनरी मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट मीनिंग इज एनफ। मतलब कॉन्टेक्स्ट का मतलब मैम जो पैराग्राफ में मीनिंग आपको गिवन है वही आपके लिए एनफ है। यू डोंट रिक्वायर डिक्शनरी मीनिंग्स। आपको कुछ ज्यादा तामझाम करने की जरूरत नहीं है बेटा, क्योटिक नहीं करना है आपको, क्योस नहीं करना है वहां पर। तो आपने बेसिकली जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में मेंशन है ना, बस रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो वर्ड मेंशन है उसी के अकॉर्डिंग अपने वोकैबुलरी वर्ड को फाइंड आउट करके वहां पर लिख देना है। ठीक है, राइट क्रिस्प आंसर्स, यूज कंप्लीट सेंटेंसेस। कंप्लीट सेंटेंसेस का यूज करो बेटा, अवॉइड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन। कोई हमें ज्यादा दूर के रिलेटिव्स तक जाने की जरूरत नहीं है, प्राइमरी ही रहो। प्राइमरी रहने का मतलब क्या हो गया? सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में जो जो मेंशन है प्लस जो उस पर्टिकुलर टू द पॉइंट आंसर करना है। बेसिकली आपने क्या करना है? टू द पॉइंट आंसर करना है, टू द पॉइंट आपने क्या करना है मेरे बच्चे? आंसर करना है। आई होप यहां तक क्लियर है। स्टिक टू वर्ड लिमिट, अब वर्ड लिमिट तक स्टिक रहना है। 1 मार्क है, 2 मार्क है, देखकर ही अकॉर्डिंगली आपने आंसर देना है। एग्जाम्पल देखो, बिकॉज द ऑथर थिंक्स दैट, ये नहीं करना, ये नहीं करना मेरे बच्चे, मैंने क्रॉस लगा दिया है। क्या करें फिर मैम? द ऑथर बिलीव्स दैट, ऑथर मानता है कि, द ऑथर बिलीव्स दैट। नेक्स्ट, बी केयरफुल विद ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस आते हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में, तो वहां पर आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। हमेशा क्रॉस चेक करो लाइन को जो पैसेज में गिवन है। एक रॉन्ग वर्ड आपका रॉन्ग आंसर साबित हो सकता है। एक रॉन्ग वर्ड से आपका कंप्लीट जो भी आप ट्रू या फॉल्स मेंशन कर रहे हो कंप्लीट गलत हो जाएगा। नो नॉट ध्यान से देखो, क्योंकि उस टाइम पर इतना प्रेशर होता है कि बच्चे देखते ही नहीं है ना? बच्चे देखते ही नहीं है मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट, मैनेज टाइम स्मार्टली। अब टाइम को कैसे स्मार्टली मैनेज करना है वो एक बार देखो। रीडिंग 4-5 मिनट्स में ही हो जानी चाहिए। आंसर करने में आपको सिर्फ 10 से 12 मिनट्स लगने चाहिए। डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन पर स्टक नहीं होना है। नहीं आता आगे बढ़ो, मूव फॉरवर्ड। एक क्वेश्चन पर अटकने का कोई फायदा नहीं होता बेटा, कोई मतलब नहीं बनता। प्रैक्टिस डेली इवन वन पैसेज, कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। एक पैसेज कम से कम आपको डेली प्रैक्टिस करना है। ये मैंने बच्चों को बोला है, जो हम जिन बच्चों को ऐप पे पढ़ाते हैं, मेरे ऐप वाले बच्चे बखूबी जानते हैं। मैं बोल रही हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एटलीस्ट एक तो डेली सॉल्व करो। इनफैक्ट संडे को भी एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करो, क्योंकि कंसिस्टेंसी का मतलब है लगातार, कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कंसिस्टेंसी इज इक्वल्स टू कॉन्फिडेंस। मतलब अगर अच्छा करते रहेंगे और फिर आपका ना एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है, तो फिर आप बहुत अच्छे से कर पाते हो। ये एक पैसेज हमें गिवन है, ठीक है जी, देखते हैं एक बारी क्या है। फ्लड्स आर नॉट न्यू टू इंडिया एंड दिस सब कॉन्टिनेंट, बट इन recent years the problem has received much greater attention, perhaps largely because it has led to much greater damage than in the past. Even though information on the impending occurrence of floods is now more accurate and certainly more timely, often there is very little time or support infrastructure in place by which damage can be minimized. This is particularly true in the case of flash floods resulting from sudden and excessively heavy rain. ठीक है, ये आपका बेसिकली ये पॉइंट्स में ऐसे गिवन है। ठीक है जी, आगे देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है बेटा, छोटा सा एग्जांपल लिया है, नॉट दैट कि नहीं पूरा पैसेज पढ़वाऊंगी तो बेटा आप भी बोर हो जाओगे कहीं ना कहीं। तो बेसिकली ना ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, मतलब है एक ही। ठीक है,
फ्लड का ही है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर देखो ये लास्ट लाइन है। अब यहाँ से ना क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम लोगों ने सबसे पहला ये पढ़ा था कि क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू करो, क्वेश्चंस को पहले गो थ्रू करो, ठीक है। Why is the passage? Answer the following questions based on the above passage. Why is the increased focus on flood related issues described as a necessary response in paragraph 1? यहाँ पे ये भी मेंशन है कि पैराग्राफ 1 में इसका आंसर आपको मिलेगा। पैराग्राफ 1 में ये मेंशन है तो आंसर है फॉर ऑब्वियस भी हमें आंसर कहाँ मिलने वाला है बेटा? आंसर भी हमें पैराग्राफ 1 में मिलने वाला है। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का है। अब जो इसका आंसर है, व्हाई इज द इंक्रीज्ड फोकस ऑन फ्लड रिलेटेड इश्यूज डिस्क्राइब एज अ नेसेसरी रिस्पॉन्स, मतलब ये जो हम फ्लड रिलेटेड इश्यूज पर बात कर रहे हैं, इस पर बात करना इतना जरूरी, इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इस इशू को आपने जो डिस्क्राइब, नेसेसरी रिस्पॉन्स मतलब उसको डिस्क्राइब करो पैराग्राफ 1 में दिए गए चीजों से। तो यहाँ पर जो इसका आंसर है वेरी सिंपल, देखो, floods have caused greater damage recently despite being forecast due to lack of time and infrastructure। ये तो हम लोगों ने अभी देखा ही था, ठीक है। तो floods have, देखो बेटा स्ट्रेट टू द पॉइंट आंसर देना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है, 1 मार्क के अकॉर्डिंग, पूरी कहानी नहीं लिखनी, क्योंकि पैराग्राफ तो बड़े बड़े हैं। बच्चे क्या करते हैं, कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। कहानी लिखोगे मिलने वही एक ही नंबर है, तो कहानी लिख के करना क्या है, आगे बढ़ो, कंप्लीट करो आंसर्स को और बेटा move forward। Floods have caused greater damage recently despite better forecast due to lack of time and infrastructure. Next, according to paragraph 1, all of the following are reasons for the increased flood damage in recent years। पैसेज के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे जो हमें गिवन है ना रीजन, ये सारे के सारे क्या हैं, ये बेसिकली रीजन हैं किस चीज के लिए, इंक्रीज्ड फ्लड डैमेज इन रिसेंट ईयर्स। रिसेंट ईयर्स में आजकल जितने भी मतलब बेसिकली जो साल चल रहे हैं अभी के और थोड़े से पहले के भी, रिसेंट ईयर्स में कौन सा इनमें से नहीं है? लैक ऑफ सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर इंटेंस एंड सडन रेनफॉल, बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज एंड लिमिटेड टाइम टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड। बताओ बेटा कौन सा है? ऑब्वियस है बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज। कौन सा नहीं होगा? उन्होंने हमसे ये पूछा था, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रीजंस फॉर द इंक्रीज्ड फ्लड डैमेज इन रिसेंट ईयर्स एक्सेप्ट। यहाँ एक्सेप्ट का मतलब होता है इसके अलावा, बिसाइड्स मतलब कि यहाँ पर देखो बेटा, अब यहाँ पर बच्चे क्या कहेंगे कि सारे के सारे तो करेक्ट है, लेकिन आप आगे तो पढ़ो, वो बोल क्या रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारे रीजंस हैं, ठीक है, लेकिन कोई एक है जो रीजन नहीं है। तो वो कौन सा रीजन है जो नहीं है? वो है आपका बेटर कोऑर्डिनेशन अमंग अथॉरिटीज। Next, complete the following by selecting the correct option from those given in the bracket. The concentrated monsoon rains in India lead to flooding because the water cannot be absorbed or cannot be stored by the earth। ये पैराग्राफ 2 में इसका आंसर है। पैराग्राफ 2 में इसका आंसर है। आंसर क्या है? एब्जॉर्ब्ड। ये तो बहुत लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल है बेटा, है ना। यहाँ पर क्या लिख दूंगी मैं? एब्जॉर्ब्ड। आई होप हमें बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो रहा है ना। आपने बस देखो बेटा, चाहे क्वेश्चन 1 मार्क का आ जाए, फिलर की फॉर्म में आ जाए, ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आ जाए, वोकैब की फॉर्म में आ जाए, स्ट्रेट टू द पॉइंट रहना है। सबसे पहले क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट बच्चा करता है वोकैब में। तो वोकैब में टाइम वेस्ट मत करो, नहीं मिल रहा है मीनिंग तो अभी छोड़ दो, लेट इट बी एंड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अभी के लिए उसको छोड़ दो और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। Next, select the option that is true from A to C given for what the phrase high levels of siltation suggest in paragraph 3। ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन है, बता दो आंसर। The river beds become deeper, reducing chances of floods. The water overflows due to raised river beds from deposited silt. The rivers are diverted into new channels created by erosion। चलिए जी, A to C हमें given है, ठीक है। हाई लेवल्स ऑफ सिल्टेशन सजेस्ट इन पैराग्राफ 3 क्या सजेस्ट करता है, ठीक है। ये ऑप्शन बताना है कौन सा सही ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। द वाटर ओवरफ्लोज ड्यू टू रेज्ड रिवर बेड्स फ्रॉम डिपॉजिटेड सिल्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 5th क्वेश्चन देखेंगे। कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग वन ऑफ द 2 करेक्ट ऑप्शंस ए बी। डिफॉरेस्टेशन, इरोजन, ये एक एनालॉजी है। एनालॉजी आई होप आप लोग समझते हैं। सिल्टेशन, ओवरफ्लोइंग रिवर्स, और सिल्टेशन या क्लाउड बर्स्ट। बता दीजिए आंसर। लो बेटा, क्योंकि ये हम लोग यहाँ पर बच्चों के साथ लाइव नहीं कर रहे हैं तो मैं दे देती हूँ आंसर, सिल्टेशन एंड ओवरफ्लोइंग रिवर्स, ठीक है जी। ये ऑप्शन ए, ऑप्शन
ए करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एग्जाम्पल है, जो मेरा मेन कंसर्न है आप लोगों के साथ ये शेयर करना है कि कैसे आपने करना था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, वो मैंने आपसे शेयर किया। इसके अलावा आगे और भी बहुत अच्छी चीज आने वाली है। व्हाई इज डिफोरेस्टेशन इन द हिमालयस कंसीडर्ड अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू फ्लडिंग इन द प्लेन्स? पैराग्राफ 3 में है, इसका हमें आंसर 30 से 40 वर्ड्स में देना है, जो कि आपका जाएगा 2 मार्क्स का। 10 से 20 वर्ड्स में होता है तो आंसर 1 मार्क का जाता है। ठीक है जी, ये 2 मार्क्स का है क्योंकि 30 से 40 वर्ड्स में है। चलिए देखते हैं, डिफोरेस्टेशन इन द हिमालयास causes erosion of mountain slopes which leads to silt being deposited in riverbeds. This raises the river levels and causes flooding even with less water. Even with less water. ये आप पैराग्राफ नंबर 3 में पढ़ना। You will get to know everything. आपको सारे आंसर्स मिलेंगे। इनफैक्ट मैंने भी आंसर्स वहीं से ही निकाल के लिखे हैं पैराग्राफ से ही, आपको पता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ये अगेन आपको एक पैराग्राफ मिल गया है, लेकिन बेटा आपको पता होगा आपके 2 पैराग्राफ्स आते हैं, है ना, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। नंबर 1 आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है या फैक्चुअल होता है। नंबर 2 में आपको बेसिकली चार्ट गिवन होगा, कोई स्टैटिस्टिक्स गिवन होगी, कोई टेबल गिवन होगा, कुछ भी चार्ट गिवन होता है, डायग्राम गिवन होगा या फिर पाई डायग्राम गिवन होगा, कुछ तो होता है, पाई चार्ट गिवन होता है। तो इसमें भी कुछ आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलने वाला है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। ये कोरोना वायरस इज वर डिस्कवर्ड इन द 1960s, वहां पर डिस्कवर्ड हुआ था इन द ईयर 1960s। द नेम कोरोना वायरस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन कोरोना मीनिंग क्राउन और hello. The new type of coronavirus outbreak came to light on 31st December 2019 when China informed the World Health Organization WHO of a cluster of cases of pneumonia of an unknown cause in Wuhan city in Hubei province. Subsequently, the disease spread to more provinces in China and to the rest of the world. The WHO has declared it a pandemic. The virus has been named SARS-CoV-2 and the disease is now called COVID-19. इसे क्या बोला गया फिर? कोविड-19। आपको पता है ये वो वाला टाइम है जहां पर बच्चों ने लॉकडाउन के टाइम पर पढ़ाई की, ऑनलाइन क्लासेस ली, बहुत कुछ सफर किया। इनफैक्ट हर कंट्री ने बहुत कुछ सफर किया था बेटा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की मतलब डेथ भी हुई। तो हम कह सकते हैं कि वो एक्चुअली वो 2 years एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थे। Some of the symptoms of the coronavirus are fever, cough, runny nose, sore throat. Sore throat का मतलब होता है बेटा गला खराब होना, headache and trouble breathing. Trouble breathing का मतलब सांस लेने में परेशानी होना. These symptoms are very much like those people have with the cold or the flu. आपको मालूम है, इससे मैं बताती हूँ, मुझे इनफैक्ट दोनों ईयर्स में हुआ था। 2020 में मुझे कोरोना वायरस हुआ, 3 मंथ्स तक रहा। मेरी स्मेल वाली जो चीज होती है ना, वो लिटरली 3 मंथ्स तक गायब थी। मुझे स्मेल ही नहीं आती थी बेटा 3 मंथ्स तक। इनफैक्ट उस बीच मेरा बर्थडे भी पड़ा था, तो मुझे लिटरली कोई स्मेल ही नहीं आ रही थी कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो बस मैं क्या ही बताऊं, है ना। द वायरस कैन बी मोर सीरियस इन सम पीपल स्पेशली इफ दे आर सिक और हैव अ वीक इम्यून सिस्टम। जब भी कहा जा रहा था उस टाइम पर काढ़ा बनाकर पियो। लाइक अगर आप घर पर काढ़ा बनाकर पीते हो तो आयुर्वेद में काफी पावर होती है, ऐसा बोलते हैं, है ना। लाइक द एल्डरली पीपल, एल्डरली मतलब कि जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं। द वायरस अपीयर्स टू स्प्रेड मेनली फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। द ट्रांसमिशन एक से दूसरे को होने वाली चीज अकर्स व्हेन समवन कम्स इनटू कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अ कफ, sneeze or handshake could cause transmission. There is no specific vaccine or medication. वो जो आप कहेंगे कि मैम हमें तो ये वाली मेडिसिन लगी थी कोवैक्सीन, कोविशील्ड, बेटा वो आपको जो आप नाम देखो, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। कोवी मतलब कोविड एंड शील्ड मतलब कोविड से प्रोटेक्शन के लिए, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको वो वैक्सीन लगाई गई थी। वो इसलिए नहीं लगाई गई थी कि आपको कोविड ही ना हो। देखो इसमें मेंशन भी है जिनका क्या होता है, वीक इम्यून सिस्टम होता है। वीक इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको जो कोविड के वैक्सीन थे, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड, शील्ड मतलब होता है प्रोटेक्शन, तो वो इसलिए आपको वैक्सीन दी गई थी। फॉर एग्जाम्पल, अ कफ, स्नीज और हैंडशेक कुड कॉज ट्रांसमिशन। देयर इज नो स्पेसिफिक वैक्सीन और मेडिकेशन टू क्योर द डिसीज बट जनरली सिम्टम्स विल गो अवे ऑन देयर ओन। बट जो आपको सिम्टम्स आए थे जब कोविड हुआ था, तो वो अपने आप अपने तरीके से वापस चले जाते हैं।
धीरे धीरे आपकी रिकवरी विद टाइम आपकी रिकवरी हो जाती है। अ सेट ऑफ प्रिवेंटिव मेजर्स आर यूजुअली फॉलोड इन केस समवन गेट्स इन्फेक्टेड। प्रिवेंटिव मेजर्स मतलब कि एक्शंस लिए गए थे जब भी किसी को हो रहा था, क्वारंटीन हो रहा था, हॉस्पिटल्स में क्वारंटीन हो रहे हो, आप घर पे भी क्वारंटीन हो, ठीक है जी, वो सारी चीजें। दिस इंक्लूड्स कीपिंग इन्फेक्टेड पीपल इन क्वारंटीन फॉर अ सर्टेन पीरियड। मतलब इसमें क्या आता है, इसमें बेसिकली आप जो इन्फेक्टेड पीपल है, इन्फेक्टेड लोग हैं, उन्हें आप क्वारंटीन में रखते हो, ठीक है। आइसोलेशन जनरली 14 डेज, जनरली कितने डेज का वो पीरियड रहता था, 2 वीक्स, 14 डेज का। टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द वायरस, अपने आप को, हेयर आर 6 रिकमेंडेशंस टू फॉलो। अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हो इस वायरस से, तो देर बेसिकली यहाँ पर आपको 6 रिकमेंडेशंस प्रोवाइड किए गए थे। अवॉइड कॉन्टेक्ट विद पीपल हु आर ऑलरेडी इन्फेक्टेड, wash your hands well and regularly with soap and water or use hand sanitizer, avoid touching your eyes, nose and mouth if you have not washed your hands, clean and disinfect surfaces and objects that people touch a lot, stay home when you are sick, cover your cough or sneeze with a tissue। जब भी आपको स्नीजिंग हो रहा है, कफ होता है, वो तो आपका नॉर्मल बेसिक एटिकेट्स भी होते हैं ये, कि जब भी आपको कफ है, कोल्ड है, तो बेसिकली आप स्नीज कर रहे हो तो बेसिकली आप टिश्यू यूज कर लो, अपना हैंकी यूज कर लो, बट वो फिर किसी और को मत शेयर करो, किसी और को मत पास ऑन करो, राइट। ये बेसिकली 6 रिकमेंडेशन है कि आप अपने आप को उस कोविड वायरस से कैसे बचा सकते हो। डेटा ऑफ टॉप 6 कंट्रीज एज ऑन 25 अगस्त 2020 अफेक्टेड विद कोरोना वायरस। ये बेसिकली आपको टॉप 6 कंट्रीज का डेटा मिला हुआ है। मैंने कहा था इसमें आपको डेटा, स्टैटिस्टिक्स, पाई चार्ट, कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ टेबल, एनी सॉर्ट ऑफ डायग्राम, कुछ तो मेंशन होता है। ये आपका सेकंड पैसेज होता है इस टाइप का जो आता है। ग्लोबल मतलब अराउंड द ग्लोब बात कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ, टोटल कितने केसेस थे, इतने केसेस थे। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मेंशन है, ब्राजील के मेंशन है, इंडिया के मेंशन है, एंड रशियन फेडरेशन के मेंशन है, देन साउथ अफ्रीका है, एंड देन पेरू है, ठीक है। तो ये बेसिकली टॉप 6 कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुई थी कोविड से, कोरोना वायरस से, ठीक है जी, जिसमें इंडिया बेसिकली हमारा 3rd नंबर पर है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। Why did the WHO declare COVID-19 a pandemic? ये पैराग्राफ 1 में ऑलरेडी मेंशन था कि WHO ने कोविड-19 को पैंडेमिक क्यों डिक्लेयर किया था, क्योंकि अगर आपको पता हो वुहान में ऑलमोस्ट हर कोई पर्सन ये फेस कर रहा था और जिसका कॉज नहीं समझ में आ रहा था। It was all causing pneumonia. It was causing pneumonia in Wuhan city. The disease had spread to several countries across the world. It was first identified in China in December 2019. The virus caused the symptoms like cough and fever. बताइए, मैं आपको आंसर दे देती हूँ, विच इज द डिसीज हैज स्प्रेड टू सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड। क्योंकि जब आप पैंडेमिक का मतलब ही यही होता है बेटा, पैंडेमिक का मतलब है महामारी, बेसिकली एक ऐसी बीमारी जिससे सिर्फ वही कंट्री नहीं, जिससे सिर्फ एक कंट्री नहीं, पूरा का पूरी की पूरी दुनिया भी सफर कर रही थी उस टाइम पर। और अभी तो आपने डेटा भी देखा है टॉप 6 कंट्रीज का, जिसमें नंबर 3 पर कौन है, हमारी इंडिया है, नंबर 1 पर यूएसए है, और लास्ट में पेरू है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, आंसर बी, ठीक है जी। चलिए, आइडेंटिफाई द फ्रेज इन पैराग्राफ 1 दैट रेफर्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द कोरोना वायरस आउटब्रेक, ठीक है, उसे बताना है हमें। केम टू लाइट ऑन 31 दिसंबर 2019 व्हेन चाइना इन्फॉर्म द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जब चाइना ने WHO को इन्फॉर्म किया था कि भाई क्या हो गया है, 2019 में 31 ऑफ दिसंबर 2019 में वुहान सिटी में सबसे पहला केस डिटेक्ट हुआ था ये। Complete the following by selecting the correct option from those given in the brackets. COVID-19 can be more dangerous for some individuals, particularly those with a strong या weak immune system. Very easy, very easy. भाई strong होगा तो कैसे हो सकता है, weak पे ही तो होगा, है ना। वीक है तो ही तो आपको जल्दी से कोई भी इंफेक्शन पकड़ा जाएगा। ऐसे ही होता है ना कि आपको अपना इम्यून सिस्टम बिल्डअप करना है तो प्रोटीन एनरिच चीजें खाओ, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लो, विटामिन सी, जैसे उस टाइम पर ऐसे भी कहा था कि भाई आप विटामिन सी की डेली एक टैबलेट खाओ, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। देखो नेक्स्ट, तो आंसर वीक ही है। व्हाट डज द राइटर मीन बाय ट्रांसमिशन इन पैराग्राफ 3? ट्रांसमिशन से क्या मतलब बताया है राइटर ने पैराग्राफ 3 में? तो बेसिकली ट्रांसमिशन का मतलब होता है कि एक वायरस कैसे दूसरे तक स्प्रेड होता है और कैसे उसके आगे तक भी स्प्रेड होता है, सच एज थ्रू कफिंग, स्नीजिंग और शेकिंग हैंड्स। कफ से, स्नीज से या शेकिंग हैंड से। इट रेफर्स टू हाउ द इन्फेक्शन मूव्स बिटवीन इंडिविजुअल्स थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद एन इन्फेक्टेड person.
Complete the following with the correct option. When the passage mentions that symptoms will go away on their own, it implies that. यानी कि पैसेज में जहां ये मेंशन है कि सिम्टम्स अपने आप चले जाएंगे, तो ये क्या इंप्लाई करता है? देयर इज अ परमानेंट क्योर फॉर द वायरस, एवरीवन रिकवर्स, जल्दी से रिकवर कर रहे हैं, मोस्ट केसेस आर माइल्ड एंड रिकवर विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट, द वायरस डज नॉट स्प्रेड इजीली. चलिए बता दीजिए आंसर. तो मैम ये रहा, मोस्ट केसेस आर माइल्ड एंड रिकवर विदाउट स्पेशल ट्रीटमेंट. माइल्ड का मतलब है ज्यादा डेंजरस नहीं है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा वीक नहीं, बट माइल्ड है, माइल्ड सिम्टम्स है. ठीक है, मतलब ऐसे भी नहीं कि बहुत ज्यादा और ऐसे भी नहीं कि बहुत कम, माइल्ड. Complete the following appropriately. The likely reason why infected people are kept in quarantine for 14 days is. क्या रीजन रहा होगा कि भाई लोगों को क्वारंटाइन में 14 डेज के लिए रखा जा रहा था, जिसका आंसर आपको पैराग्राफ 4 में मिलेगा. तो टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द वायरस ड्यूरिंग इट्स इंक्यूबेशन पीरियड, allowing time to monitor symptoms and reduce contact with healthy individuals. जो लोग ठीक हैं उन तक वो वायरस ना स्प्रेड हो, उन तक वो वायरस ना ट्रांसमिट हो. यही रीजन था कि वो 14 डेज का एक टाइम पीरियड क्वारंटाइन के लिए सेट किया हुआ था उन लोगों के लिए जो हु वर इन्फेक्टेड विद कोविड-19. चलिए, हाउ आर अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कनेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कोविड-19 प्रिवेंशन. इसका आंसर पैराग्राफ 4 में मिलेगा आपको. तो ये रहा, बोथ अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट एंड फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग हेल्प ब्रेक द चेन ऑफ वायरस ट्रांसमिशन. द वायरस स्प्रेड्स थ्रू टच और ड्रॉपलेट्स. मतलब अगर आपने स्नीज किया तो आपके जो बेसिकली वो नोस्ट्रल से बेसिकली आपके जो ड्रॉपलेट्स बाहर आते हैं वो उससे भी हो जाएगा. आप अगर कफ कर रहे हो, आप अगर बेसिकली खांस रहे हो, ठीक है, तो जो आप खांसते टाइम आपका जो थोड़ा सा सलाइवा या जो भी ड्रॉप्स बाहर आएंगे वो भी उससे भी हो सकता है. अब आपने उसी हाथ से किसी से हाथ भी मिला लिया तो उस पर्सन को भी हो जाएगा ना, फॉर ऑब्वियस है. ठीक है, सो staying away from infected people and keeping hands clean reduces the risk of infection. इलेबोरेट मतलब एक्सप्लेन करो. इलेबोरेट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चे? एक्सप्लेन करो. हाउ फॉलोइंग द 6 रिकमेंडेड स्टेप्स कैन हेल्प रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ कोविड-19. तो कैसे करता है ये हेल्प? फॉलोइंग द 6 स्टेप्स लाइक स्टेइंग होम, washing hands and disinfecting surfaces reduces the chance of catching or spreading the virus. These measures protect individuals and communities by controlling exposure and minimizing the rapid का मतलब जल्दी जो ट्रांसमिट होता है, जल्दी जो लोगों में फैलता है. नेक्स्ट, अब यहां पर आपका नेक्स्ट स्टार्ट होता है बेटा. अब आपको कोई लिखते हुए दिख रहा है, आपको कोई दिख रहा है, समवन इज राइटिंग हियर, है ना, कोई तो लिख रहा है, कुछ तो लिख रहा है. तो जो लिख रहा है तो बेसिकली अब आपका रीडिंग सेक्शन तो हो गया. अब नाउ कमिंग टू द राइटिंग सेक्शन. क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है और कुछ राइटिंग सेक्शन के क्लूज वगैरह, मतलब कुछ राइटिंग सेक्शन के एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ क्लास 9 सीबीएसई का जो फॉर्मेट रहता है वो मैंने आपको बता दिया बेटा. वर्ड लिमिट रहेगी 100 से 120 वर्ड्स की. ठीक है, यूजुअली 5 मार्क्स का होता है. टेंस यूजुअली आप प्रेजेंट टेंस, प्लेस, पर्सन, ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. पास्ट टेंस इवेंट या इंसिडेंट को एक्सप्लेन करने के लिए यूज करते हैं. अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आपको पता है बेटा. डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखने के लिए आता है एक आपको, ठीक है, और एक आपकी स्टोरी होती है, आपको क्लूज मेंशन होते हैं और आपको उन्हें जोड़कर उन्हें कुछ ऐड करके अपने माइंड में बेसिकली इमेजरी, यहाँ आप जो पोएटिक डिवाइस यूज करने वाले हैं वहां पे यूज करते हैं इमेजरी पोएटिक डिवाइस. Types of descriptive writing. We can classify descriptive writing as follows: description of a person, description of a place or event, description of an object. पर्सन के बारे में डिस्क्रिप्शन देना मतलब उसके बारे में बताना, प्लेस या इवेंट के बारे में बताना या ऑब्जेक्ट के बारे में बताना. अब देखते हैं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का फॉर्मेट. इंट्रोडक्शन दो, सबसे पहले अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करो एक अच्छे से वे में ताकि रीडर जो पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट बन जाए आपके रीडिंग में और वो बाकी का भी रीड करना चाहे. बॉडी मतलब जो आप उसके बाद लिख रहे हो. ड्वेल ऑन द टॉपिक मोर बाय गिविंग इलैबोरेट डिटेल्स. टॉपिक पर ही रहो, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके पास वर्ड लिमिट है 100 से 120 वर्ड्स की. कंक्लूजन मतलब अब आपने उसको क्या करना है, वाइंड अप करना है, रैप अप करना है. गिव एन ओवरऑल स्टेटमेंट which ends your writing piece perfectly. Do not abrupt in the ending. ठीक है जी. पर्सन के बारे में अगर आप लिख रहे हो तो सबसे पहला इंप्रेशन, अपीयरेंस वो कैसा दिखता है, हाइट, बिल्ड, फेशियल फीचर्स, हेयर.
पर्सनैलिटी, काइंड, चार्मिंग, कीप इट रादर पॉजिटिव, मतलब अगर आप जितना ज्यादा पॉजिटिव रखोगे उतना ही अच्छा है, क्यों नेगेटिव पोर्ट्रे करना किसी को, राइट। मैनरिज्म्स, ग्रीट्स पीपल एंथुसियास्टिकली, लव टू हेल्प अदर्स, कि वो किस तरह के पर्सन है, उनके एथिक्स क्या है, मैनर्स कैसे हैं उनके, ठीक है। हॉबीज, गार्डनिंग, कुकिंग, सिंगिंग, पेंटिंग। करियर, लाइन ऑफ वर्क, कि वो टीचर हैं, वो डॉक्टर हैं, वो एडवोकेट हैं, लॉयर हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है जी। career, line of work, attitude towards their job, that is whether they love their job, where and when the writer was introduced to the person, कहाँ और कैसे जो राइटर है जो आप लिख रहे हो आप कैसे उससे इंट्रोड्यूस, मतलब आप कैसे उससे मिले थे, वो सब कुछ आपने बताना है। अगर आप एक इवेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन, आपको अगर इवेंट के बारे में करना है तो इवेंट का नाम दो, नेचर एंड एम ऑफ इवेंट, कि वो इवेंट क्यों हुआ था, क्या पर्पस था उस इवेंट के होने का, कहाँ हुआ था, टाइम क्या था और कितनी देर का था, ड्यूरेशन क्या थी, राइटर्स एंड अदर पीपल्स एक्सपीरियंस, आपका वहां एक्सपीरियंस क्या रहा और लोगों का वहां कैसा एक्सपीरियंस रहा। आफ्टर मैथ, व्हाट हैपेंड आफ्टर द इवेंट एंडेड, पीपल इन्वॉल्व, कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे। फॉर एन एग्जाम्पल साइंस एंड फन टीम का मीटअप होता है, साइंस एंड फन टीम का जब मीटअप होता है बेटा, तो उस टाइम पर आप क्या करते हो, उस टाइम पर जब आप मिलते हो वो भी तो एक इवेंट ही है, तो आप उस इवेंट को भी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। डिपेंड्स अपॉन यू और डिपेंड्स अपॉन द एग्जामिनर कि वो आपको कौन सा इवेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है, पर्सन होगा, इवेंट होगा या सिचुएशन होगी। पर्सन और इवेंट के बारे में मैंने आपको पॉइंट्स दे दिए, सिचुएशन के पॉइंट्स क्या है, सिचुएशन क्या थी, राइटर ने जो आप लिख रहे हो, मतलब जो आप है वो राइटर है यहाँ पे, ठीक है, आप या दूसरे लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, रिजल्ट क्या रहा सिचुएशन का, ठीक है, मतलब सिचुएशन के बाद क्या हुआ, ठीक है, एंड टाइम क्या था, कब हुई, क्या ड्यूरेशन थी और प्लेस क्या था जहां जहां पर, और सिचुएशन की, और कौन कौन से लोग उसमें इन्वॉल्व थे। नेक्स्ट, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन बिलो, यही आपको सेम ऐसे लिखा हुआ आएगा 5 मार्क्स का। यू रिसेंटली विजिटेड योर कजन्स हाउस इन द कंट्री साइड, योर फ्रेंड आस्क्ड यू टू डिस्क्राइब द हाउस, write a description of your cousin's house using the hints below in 100 से 120 words। obviously descriptive writing 100 से 120 words में ही लिखनी है। location and surroundings के बारे में आपको ये बेसिकली क्या करना है, hints आपको given है, अब आपसे आप इन hints को यूज करके एक स्टोरी आपको बनानी है, ठीक है, एक स्टोरी बिल्डअप करनी है। what the house looks like, rooms and special features, what you like the most about it, ठीक है जी। चलिए हाउस के बारे में बताना है। लास्ट वीकेंड आई विजिटेड माई कजन्स हाउस इन अ क्वाइट विलेज सराउंडेड बाय फील्ड्स एंड ट्रीज। लास्ट वीकेंड पर मैं अपने कजन के घर गया, एक ऐसा गांव जो बहुत शांत सा गांव, जहां पर फील्ड, जहां पर खेत ही खेत और बेसिकली बहुत ग्रीनरी थी, ट्रीज ही ट्रीज थे। जो हाउस है वो बहुत ब्यूटीफुल है, 2 स्टोरी कॉटेज विद व्हाइट वॉल्स हैं एंड स्लोपिंग रेड रूफ। स्लोपिंग रेड रूफ समझते हैं कि वो ऐसे करके बना हुआ है, तो वहां पर रेड रूफ है, रेड कलर का है। There is a garden full of colorful flowers and a swing tied to a mango tree। एक जो गार्डन है, जो उनका गार्डन है वो फुल ऑफ कलर, वहां पर कलरफुल फ्लावर्स है, वहां पर एक स्विंग भी है, एक झूला भी है जिसको मैंगो ट्री से टाइड किया हुआ है, मैंगो ट्री से बांधा हुआ है बेटा। इनसाइड, अंदर इट हैज 3 रूम्स, अंदर बेसिकली 3 कमरे हैं, एक कोजी किचन, छोटी सी प्यारी सी किचन है, एंड अ स्मॉल स्टडी विद लॉट्स ऑफ बुक्स, एक छोटा सा स्टडी रूम भी है जहां पर बहुत सारी बुक्स हैं। The walls are decorated with family photos and handmade crafts। जो वहां की दीवारें हैं, घर की दीवारें हैं, उन पर क्या सजा हुआ है, वो कैसे सजी हुई है, वहां पर फैमिली फोटोज हैं और हैंडमेड क्राफ्ट से सजी हुई हैं, ठीक है। आई लव द पीसफुल एटमोस्फेयर, मुझे बहुत अच्छा लगता है शांति में माहौल, एंड द फ्रेश एयर, और वहां पर क्या थी, बहुत फ्रेश एयर भी थी। मेरा फेवरेट स्पॉट था टेरेस, मतलब छत, जहां हम लोग शाम को बैठते और सनसेट हम लोगों ने वहां पर देखा। वहां मुझे बहुत काम फील हुआ, मतलब बहुत शांत रहा वहां, मैं बहुत रिलैक्सिंग था। हर बिजी सिटी लाइफ से बहुत अलग एक्सपीरियंस होता है बेटा, विलेज का एक्सपीरियंस लिटरली नेक्स्ट लेवल होता है। हर बच्चा आई थिंक कहीं ना कहीं कनेक्ट करेगा मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली जो एक बिजी लाइफ होती है ना, उस बिजी सिटी लाइफ से दूर जब आप विलेज में जाते हो, वहां बहुत शांति, बहुत सुकून होता है। Your class has a new English teacher. Finally, your class has a new English teacher this term. Your cousin who studies in another school. आपका कजन जो कि दूसरे स्कूल में है wants to know what your new teacher is like। वो जानना चाहता है कि भाई आपकी जो नई टीचर है वो कैसी दिखती हैं, ठीक है, या वो कैसी है। राइट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर न्यू इंग्लिश टीचर यूजिंग द hints गिवन बिलो इन 100 to 120 वर्ड्स। क्या टीचर का नाम है,
वो दिखती कैसी हैं, उनका टीचिंग स्टाइल क्या है, उनकी पर्सनालिटी, उनकी क्वालिटीज क्या है, एंड व्हाट यू एंजॉय द मोस्ट इन देयर क्लास। आप सबसे ज्यादा उनकी क्लास में क्या एंजॉय करते हो। ये रहा बेटा डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू इंग्लिश टीचर दिस टर्म, जो कि आप लोगों ने बताना है। आवर न्यू इंग्लिश टीचर इज मिस अनुष्का। ठीक है, शी इज इन हर अर्ली 30s। अनुष्का कौन? ऑब्वियसली मैं, मेरे प्यारे प्यारे टिंचू मिंचू। Always wears a warm smile and dresses simply बेटा, हमेशा मैं तुम्हें SNF में ही दिखूंगी। her teaching style is engaging. She uses stories and real life examples to explain even the toughest grammar rules. She is very patient and makes sure every student अंडरस्टैंड द लेसन बिफोर मूविंग ऑन। आगे बढ़ने से पहले वो हमेशा मेक श्योर करती हैं कि भाई सारे बच्चों को हर चीज समझ में आनी चाहिए। शी ऑल्सो, वो हमें एनकरेज भी करती हैं ताकि हम इंग्लिश में कॉन्फिडेंस के साथ बात कर सकें। मुझे सबसे ज्यादा जो उनके बारे में अच्छा लगता है कि वो क्लासरूम को बहुत कंफर्टेबल और बहुत फन बना देती हैं। क्लासरूम में बहुत अच्छा बना देती हैं क्लासरूम का माहौल। उनके क्लासेस फुल ऑफ लर्निंग एंड लाफ्टर होती है। ऑब्वियसली 90s तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे मेरे ऐप वाले बच्चे, वो तो रिडल्स भी करते हैं हम लोग आई थिंक इंग्लिश में, है ना। शी ऑल्सो कंडक्ट्स क्विज गेम्स एंड क्रिएटिव राइटिंग एक्टिविटीज। मिस अनुष्का हैज ऑलरेडी बिकम वन ऑफ द मोस्ट लव्ड टीचर्स इन आवर स्कूल। अब आप इन आवर स्कूल बोल लो, इन साइंस एंड फन बोल लो, एक ही बात है बेटा, एक ही बात है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच इस चीज के लिए। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आगे तो तुम्हारे लिए सरप्राइज बाकी है। तो आई होप हमें समझ में आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन हमें कैसे देनी है, अगर एक पर्सन है, एक इवेंट है या एक सिचुएशन है। ठीक है जी। मार्किंग स्कीम क्या रहती है बेटा शॉर्ट स्टोरी राइटिंग की? टाइटल और मोरल के लिए यू विल गेट 1 मार्क, कंटेंट के लिए यू विल गेट 4 मार्क्स, एक्सप्रेशन 5 मार्क्स कंप्लीट हो गया, कोहेरेंस रेलेवेंस ऑफ आइडियाज 2.5 मार्क्स का होता है, एक्यूरेसी एप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड करेक्ट स्पेलिंग्स का 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स मिलके क्या बन गया आपका कंप्लीट 5 मार्क्स बन गया। ठीक है, राइट अ स्टोरी टीचिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क इन 150 to 200 वर्ड्स यूजिंग द फॉलोइंग क्विज। क्विज आपको गिवन है, इससे आपको एक स्टोरी फॉर्म करनी है बेटा। अ गर्ल कॉल्ड मान्या enrolled in dream college, made friends, had fun, could not study, got poor marks. Now answer देना है। There once lived a hard working girl called मान्या। एक लड़की जो हार्ड वर्किंग है बहुत ज्यादा, उसका नाम क्या है? लड़की का नाम मान्या। Was she topped in the district in the entrance exams which opened up the option of enrolling into the college of her dreams. She was elated. Her easy-going personality made it easy for her to be befriend other batchmates। मतलब उसका नेचर इतना अच्छा है कि वो हर किसी की दोस्त बन जाती है बेटा। During the first few months she had a blast with her friends। मतलब फर्स्ट फ्यू मंथ्स तो थोड़े मुश्किल थे क्योंकि वो फ्रेंड्स नहीं बना पा रही थी, ओपन अप नहीं हो पा रही थी। पढ़ाई करने के अलावा वो ज्यादा फन और मेमोरेबल, मतलब कि पढ़ाई करने से ज्यादा ब्लास्ट विद फ्रेंड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? एक इडियम, एक फ्रेज है कि भाई अपने दोस्तों तो वो ज्यादा ही मजे करती थी। While she was having fun, her exams drew nearer। जब वो मजे कर रही है तो उसके एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके थे बेटा, उसके एग्जाम एकदम पास आ चुके थे। ठीक है, इन द बैक ऑफ हर माइंड, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो परेशान भी थी कि भाई वो पढ़ाई उतनी नहीं कर रही है जितनी उसे एग्जाम के लिए करनी चाहिए। तो उसके जो फ्रेंड्स है वो उसे बता रहे थे कि अरे भाई इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है और इतना नहीं पढ़ने की जरूरत है, तुमको ज्यादा कूलर दिखने की जरूरत नहीं है। देखो बेटा, एक सच्चा फ्रेंड वो होता है जो आपको एनकरेज करता है कि भाई आपको ज्यादा पढ़ाई करनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू एग्जाम्स, और ये ऐसे फ्रेंड्स नहीं सही होते आपके लिए। तो टू इम्प्रेस हर न्यूली मेड फ्रेंड्स शी डिड नॉट स्टडी। तो अपने नए नए बने दोस्तों को इम्प्रेस करने के लिए उसने पढ़ाई ही नहीं की बेटा। When the exams were just around the corner, मतलब जैसे ही एग्जाम पास आ गए, she could not study as she neither made good notes nor did she listen to the lectures properly। तो वो एक अच्छे नोट्स नहीं बना पाई क्योंकि ना तो उससे नोट्स बन रहे थे क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं की थी और ना ही वो बेसिकली लेक्चर्स को ठीक से सुनती थी। While attempting the question paper, she realized that her mind was as blank as her answer sheet। उसे रियलाइज हो गया कि उसका माइंड एकदम खाली है उसकी आंसर शीट की तरह।
उसे एकदम पुअर मार्क्स मिले, गंदे मार्क्स मिले, शी रियलाइज दैट शी शुड नॉट गिव अप हर हार्ड वर्किंग नेचर फॉर एनीथिंग। उसे ये रियलाइज हो गया कि उसे किसी के लिए भी, किसी भी चीज के लिए अपना हार्ड वर्किंग नेचर गिव अप नहीं करना है, इवन फॉर द सेक ऑफ लुकिंग कूल। अच्छा बनने के लिए, लोगों की नजरों में अच्छा रहने के लिए आप अपनी चीजों को नहीं भूल सकते हो, या जैसे आप हो आपको वो नहीं भूलना है। अगर कोई आपको ऐसे एक्सेप्ट कर रहा है, वेल एंड गुड, कोई नहीं कर रहा है तो मत करने दो। आप किसी को इंप्रेस करने के लिए थोड़ी हट पर हो, राइट? ठीक है। She then ended her friendship and went back to being her true self. तो बेसिकली उसने फ्रेंडशिप खत्म की और फिर वो कहाँ चली गई? जो वो एक्चुअल में थी, एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, वो फिर से वो बन गई। बहुत अच्छी कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। हाँ जी, तो यहाँ पर एक वीडियो आई है, एक वीडियो आई है आप लोगों के सामने। जरा मैम ये थोड़ी सी हॉरर क्यों दिख रही है मैम? ये इतनी डरावनी सी क्यों दिख रही है मैम? क्या होने वाला है? क्या आप हमें हॉरर पिक्चर, हॉरर मूवी दिखाने वाले हो? कुछ कुछ ऐसा आपकी स्टोरी जहां पर आपको थोड़ा सा तो कुछ तो मेंशन है। एक चीज देखो बेटा, यहाँ पर 2 बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक हॉरर मेंशन दिख रहा है आपको, ठीक है? स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही रिलेट करेगी। आप ध्यान से देखना इसे, आप ध्यान से देखो। It's beautiful, but also kind of creepy. हाँ जी, देखा आप लोगों ने, देखा। अब यहाँ पर आपको देखो, राइट अ स्कैरी स्टोरी। आपको देखो वो बच्ची बोल भी रही है कि अच्छी तो लग रही है लेकिन कुछ तो क्रीपी है भाई, इस जगह पर कुछ तो गड़बड़ है मेरे बच्चे। राइट अ स्कैरी स्टोरी यूजिंग द फॉलोइंग क्यूज, गिव अ सुटेबल टाइटल। 2 फ्रेंड्स डैश मीट ओल्ड मैन डैश एंटर अ हाउस अगेन डैश 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 realize something wrong is happening dash 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 only one escapes। आंसर देना है बेटा, हमें क्या करना है? हमें आंसर देना है। तो जो आंसर है वो बहुत सिंपल है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड 2 मिस्चीवियस फ्रेंड्स। मिस्चीवियस का मतलब होता है नॉटी। मिस्चीवियस का मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? नॉटी। फ्रेंड्स सैमी एंड मैनी, दे लिव्ड इन अ सिटी। एक दिन क्या होता है, दे डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द डार्क वुड्स टुगेदर। डार्क वुड्स मतलब घना जंगल, एक साथ एक्सप्लोर करने का डिसाइड करते हैं। भाई शरारती बच्चे हैं तो कुछ तो खुराफाती उनके दिमाग में आएगा ही आएगा। Which was a forbidden place for children and adults alike. The townsfolk told them not to go there, but Sammy and Manny paid no attention to them. They went deep into the woods and soon lost their way. एकदम से वो जैसे ही घने जंगल में जाते हैं ना, एकदम से वो रास्ता भूल जाते हैं बेटा, रास्ता भूल जाते हैं। Darkness, strange chirpings and other sounds surrounded them. घना मतलब डार्कनेस होती है, बहुत अंधेरा। स्ट्रेंज चर्पिंग्स मतलब एक अजीब सी वो हू की आवाज हो रही होती है, ठीक है? समझ गए ना आप लोग? वैसी सी। एंड अदर साउंड सराउंडेड देम, स्केयर्ड, डरे हुए, दे डिसाइडेड टू गो बैक होम। वो डिसाइड करते हैं कि बेटा घर वापस हो लेते हैं। ऑन द वे, वापस जाते हुए उन्हें क्रीपी ओल्ड मैन दिखता है। अगेन देख रहे हो, क्रीपी ओल्ड मैन दिखता है। वीडियो मतलब चलानी जरूरी थी सो डेट मुझे पता चल जाए मेरे बच्चों के लिए कुछ तो मैम अलग करे, कुछ तो एक हॉन्टेड हॉरर चीज होनी चाहिए। दे हैड नो चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी, बट उन्होंने उनसे हेल्प मांग ली उस क्रीपी ओल्ड मैन से। ही लेड द इनोसेंट चिल्ड्रन टू एन ओल्ड मेंशन। वो बच्चों को कहां ले गया? वो उन दोनों मासूम बच्चों को एक मेंशन की तरफ ले गया। जो मेंशन है वो लुक्ड एलिगेंट, बहुत अच्छा दिख रहा है, वेल फर्निश्ड, बहुत बढ़िया दिख रहा है। देयर फियर वैनिश्ड, उनका डर गायब हो गया। उनका डर क्या हो गया मेरे बच्चे? गायब हो गया। दे वर लेड अपस्टेयर्स टू अ ब्यूटीफुल रूम। वो ऊपर गए, वहां मेंशन में ऊपर चढ़े, वहां उन्हें ब्यूटीफुल रूम दिखा। व्हेन दे टर्न्ड अराउंड टू थैंक हिम, और जैसे ही वो पीछे मुड़े उन्हें थैंक यू कहने के लिए, फिर क्या हुआ? वो नहीं था मैम वहां पर। दे सॉ दैट द ओल्ड मैन हैड वैनिश्ड। ओल्ड मैन वहां से क्या हो गया मेरे बच्चे? गायब, गायब हो गया। मैनी स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम बिकॉज ही फेल्ट लाइक समथिंग वाज रॉन्ग। मैनी बाहर आ गया क्योंकि उसे ऐसा लगा कि भाई कुछ तो यहाँ पर गलत है। सडनली एकदम से द डोर शट बिहाइंड हिम, डोर एकदम से बंद हो जाता है उनके पीछे। एवरीथिंग वेंट डार्क, सब कुछ एकदम अंधेरा हो जाता है। सैमी बहुत जोर से चिल्लाता है। स्क्रीम का मतलब होता है बेटा चिल्लाना। दैट देयर वाज नाउ अ स्केलेटन ऑन द बेड, कि अब क्या है? अब स्केलेटन पड़ा हुआ है। वो स्केलेटन समझ गए ना, वो बेड पे पड़ा हुआ है। दे ट्राइड टू ब्रेक द डोर, वो डोर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं, बट दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग एनफ। बट वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे बच्चे कि वो दया के एक हाथ से गेट को तोड़ दें, ठीक है जी? मैनी फेल्ट लाइक अ स्ट्रेंज फोर्स वाज प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम डूइंग सो। मैनी को एक ऐसी स्ट्रेंज, एक ऐसी एनर्जी फील होती है वहां पर, नेगेटिव एनर्जी, उसे लगता है कि वो जो उसे करने से रोक रही है, ठीक है?
सैमी टोल्ड हिज फ्रेंड टू लीव बिफोर इट वॉज टू लेट। सैमी अपने फ्रेंड से बोलता है भाई तुम भाग जाओ इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मैनी रिलक्टेंटली एग्रीड एंड एस्केप्ड द हॉन्टेड मेंशन। और मैनी वहां से क्या होता है बेटा, उस हॉन्टेड मेंशन से भाग निकलता है, भाग जाता है। आई होप मेरे प्यारे प्यारे नोने मोने बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा होगा। टिंचू मिंचू ये आप लोगों के लिए रीडिंग एंड राइटिंग का बेसिकली एक फॉर्मेट के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ और एक वीडियो के साथ भी किया गया है। जरूर बताना आप लोगों को आज का सेशन ये कैसा लगा। थैंक यू सो वेरी मच मेरे जग से न्यारे बच्चों। अपना ध्यान रखो, अच्छे से रहो, ऐसे ही मस्ती मौज के साथ पढ़ते रहेंगे तो चीजें याद भी रहेंगी, मजा भी आएगा, क्लास इंटरेस्टिंग भी हो जाएगी। मुझे जरूर बताना आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से फिर अगले सेशन में एक नई चीज के साथ। जब तक थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, थैंक यू।